हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में। आज हम यहां झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड के क्लास 12 टर्म 1 के लिए इंग्लिश का क्लास 12 का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर का सेट 2 है उस सेट को हम कवर करेंगे। इससे पहले ही हमने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है, बिजनेस स्टडी के सारे सब्जेक्ट्स को सारे सेट्स को कंप्लीट कर लिया है और एक एक करके हम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जैसा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है इंग्लिश इलेक्टिव। ये जो इलेक्टिव है ना, ये यहाँ गलती से मिसप्रिंट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि ये इलेक्टिव लिखा गया है तो ये कोर का पे सब्जेक्ट है या इलेक्टिव वालों का है। तो ये जो है ये बेसिकली कोर का सब्जेक्ट है। ये मिसप्रिंट की वजह से यहाँ इलेक्टिव लिखा गया था, तो आप इस इलेक्टिव वर्ड को नहीं देखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको सेट 2 करवाऊंगा और आई होप कि इसी बेस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा से और ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिएगा और अपना कमेंट मुझे जरूर दिया कीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो कमेंट होता है ना, वही कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरीके के और वीडियोस लाता रहूं। वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूं वो स्टूडेंट्स को शायद पसंद नहीं आता है या स्टूडेंट शायद उन वीडियोस को देखना नहीं चाहता है, उनके लिए यूजफुल नहीं होता है। तो ये वर्ड्स, ये सारी चीज़ें मुझे डीमोटिवेट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्लीज़ कमेंट्स जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर हर चीज़ को पढ़ा हुआ चीज़ आपके लिए बेकार हो जाएगा। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन होगा वो पैराग्राफ में होगा। 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन जो होगा वो पैराग्राफ के अंदर दिया होगा। ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखो, पैराग्राफ से आंसर कैसे निकालना है इसके लिए मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में जो पॉइंट्स आपको दिखेगा उसके बाद आप क्या करना, पैराग्राफ को पढ़ना। इससे क्या होगा, आपको आसानी से पैराग्राफ का पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर अगर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में मिलता है, इसका मतलब है जो सेकंड आंसर होगा, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो सेकंड पैराग्राफ के आसपास में ही कहीं मिलेगा। उसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा वो आगे के पैराग्राफ में होगा। यानी जैसे जैसे पैराग्राफ आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा और उसी के बिहाफ पे आंसर दीजिएगा ताकि पैराग्राफ में आपको फुल से फुल नंबर रिसीव हो। मैंने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब चलो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर्स को बता देता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइलैंड। बोला गया है जो आइलैंड है, उस आइलैंड के जो कोस्ट है, पीक है, वहां वो अपने साथ क्या लेके गया था या किसके साथ पहुंचा था, तो वो वहां वो बोट लेकर के गया था। इसका आंसर है बोट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइलैंड। कौन सा ऐसा चीज है या क्या ऐसा है जिसने उस आदमी को उस आइलैंड में पहुंचने में जो सबसे ज्यादा है वो प्रोत्साहित किया, जिससे वो वहां जाने का इच्छा बनाया। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है सिंपल क्यूरियोसिटी, यानी उसके अंदर का जो जिज्ञासा था, उसी जिज्ञासा की वजह से वो उस आइलैंड तक गया था। 3 नंबर पे बोला, व्हाट डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड। बोला गया है कब वो जो पर्सन है, वो जो मेन है, वो कब उस आइलैंड पे गया था। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो जो मेन है वो इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वो उस आइलैंड की ओर चला गया था, उस आइलैंड में चला गया था। तो इसका आंसर है एट द मॉर्निंग। 4 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, द मैन कुड टेस्ट साल्ट्स ऑन हिज लिप्स एज द फाइन सी स्पेयर्स रोज अप एंड फील एंड हिज टीथ वेयर चार्टिंग विथ। बोला गया है वो जो आदमी था, वो जो समुद्र का जो नमक था, पानी का जो टेस्ट था, नमक था, उसको अपने लिप में, अपने जीभ में लेकर के टेस्ट करना चाहता था या वो कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका वो जो दांत है, वो दांत ठंडे की वजह से, बर्फ की वजह से, कोल्ड की वजह से उसका जो दांत है वो थरथराने लगा था। तो इसका आंसर होगा कोल्ड। खाली जगह पे क्या भराएगा जी, कोल्ड। उसके वजह से जो है वो उस चीज को टेस्ट नहीं कर पाया। 5 नंबर पे बोला गया है, वेयर डिड द मैन स्टॉप टू रीगेन हिज ब्रेथ। वो जो आदमी था वो किस जगह पे रुक के, ब्रेथ मतलब होता है सांस, किस जगह रुक करके वो जोर जोर से सांसें लेने लगा था, तो वो बाय ए ट्री, एक पेड़ के पास में। 6 नंबर पे बोला गया है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर
फोर्स्ड विच मीन्स सेम एज इन द पैराग्राफ। ये जो वर्ड होता है फोर्स, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड सेलेक्ट करो जो इस पैराग्राफ पे मिलता है। तो फोर्स से मिलता जुलता वर्ड जो इस पैराग्राफ में यूज हुआ है वो है इम्पेल्ड। इसका मतलब भी होता है फोर्स करना। ठीक है, चलो 7 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चोपी एज यूज्ड इन दिस पैसेज। तो चोपी का मतलब बेसिकली जो इस पैराग्राफ में यूज किया गया है उसका मतलब होता है रफ, कठोर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो सेकंड पैराग्राफ है वहां जो क्वेश्चंस होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने पढ़ लिया है। बेसिकली ये जो पैराग्राफ है पूरे तरह से कोकोनट, उसके यूजेस, कोकोनट्स कहाँ होते हैं, इसी तरीके से पूरा कोकोनट्स के ऊपर ही ये जो पूरा पैराग्राफ है वो बताया गया है। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन करते हैं अब। तो जो 8वां क्वेश्चन है इस सेकंड पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन जो है वहाँ बोला गया है वेयर आर द कोकोनट्स ग्राउंड। बोला गया है जो कोकोनट्स है वो किस जगह पे उगते हैं। तो आपको सभी को पता है, हम सबको पता है कि जो कोकोनट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स सब में जो कोकोनट है उनकी खेती या उनके पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। 9 नंबर में बोला गया है व्हाट डज द वर्ड कोको मीन्स। ये जो वर्ड है कोको उसका मतलब क्या होता है। देखो जी, कोको 2 वर्ड से मिलके बना है। कोको का एक मतलब होता है स्कल्स और कोको का मतलब होता है हेड। ये दोनों को मिलके ये वर्ड बना है कोको। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। 10 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग। कौन सा कोकोनट का वर्ड होता है जो कुकिंग के लिए और फ्लेवर के लिए यूज होता है। तो कोकोनट का मीट वाला हिस्सा, वो कोकोनट का वाइट हिस्सा जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, 11 नंबर पे बोला गया है द कोकोनट अर्नड द निक नेम घोस्ट बिकॉज। ये जो कोकोनट है उसका नाम एक निक नेम है कोकोनट का घोस्ट। कोकोनट को घोस्ट पुकारते हैं, क्यों। देखो कोकोनट को घोस्ट इसलिए पुकारा जाता है ना उसके फेस के वजह से। कोकोनट का जो फेस होता है वो फेस बहुत ही अजीब टाइप का और बहुत ही डरावना टाइप का होता है कोकोनट का फेस। इसके फेस के वजह से हम लोग कोकोनट को घोस्ट के नाम से पुकारते हैं। तो कोकोनट का नाम घोस्ट किस वजह से पड़ा जी, इट्स रिजेंबल ए फेस। 12 नंबर बोला गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज में एक ऐसा टाइटल सुनो जो सुटेबल हो। देखो कभी भी किसी भी पैराग्राफ का अगर टाइटल रखना है तो उस पैराग्राफ में जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो ना उसको पैराग्राफ का टाइटल रखना। तो इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा वर्ड यूज हुआ है कोकोनट, तो इसका सुटेबल नाम होगा कोकोनट ए फ्रूट। चलो आओ, ठीक है, अब हो गया दोनों पैराग्राफ से क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आते हैं जरा सा हम लोग राइटिंग स्किल्स पे। तो बोला गया है 13 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। कौन सा ऐसा चीज़ है जो नोट मेकिंग करते समय हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो क्या यूज नहीं करते हैं जी, तो बेसिकली नोट मेकिंग करते समय हम लोग ये जो डेट है वो डेट यूज नहीं करते हैं। बोला गया नोट यूज, तो क्या यूज नहीं करते हैं, डेट यूज नहीं करते हैं। 14 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। तो यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ये समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। 15 नंबर पे बोला विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर्स टू एडिटर। जब आप एक एडिटर को लेटर लिखते हो तो कौन सा डेट लिखने का जो तरीका होता है वो सबसे सही माना जाता है। तो ये डी नंबर। देखो जब कभी भी सबसे पहले डेट लिखेंगे, जैसे अगर लिखते हैं मान लो अगर 24 अगस्त, तो इस तरह से 24 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगस्त जो होगा उसका वर्ड को पूरा लिखेंगे अगस्त, और फिर लास्ट में लिखेंगे 2021। तो इस फॉर्मेट पे हमेशा जो है वो डेट को लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलो 16 नंबर पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। जब आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो इनमें से कौन सा जो है वो उसका टाइटल नहीं है, ए बोला है। तो देखो जब कभी भी आप लेटर टू एडिटर को जब लेटर लिखते हो ना तो उस लेटर में आप कभी भी टाइटल नहीं लिखते हो, ए नंबर, टाइटल नहीं लिखते हो। 17 नंबर पे बोला है क्वेश्चन पे नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। अगर मान लो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अगर कोई नोटिस रिलीज किया है और उस नोटिस को पब्लिक को बताना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे अच्छा जरिया क्या है, न्यूज़पेपर। जो भी गवर्नमेंट नोटिस बताएगा वो न्यूज़पेपर में बता देगा। न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं तो उनके द्वारा क्या होगा, जो न्यूज़ है वो जो नोटिस है वो सभी आम नागरिकों को मिल जाएगा। तो जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, जनरली क्या करता है, वो न्यूज़पेपर का सहारा लेता है।
18 नंबर पे बोला इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। जब आप कोई भी नोटिस लिखते हो तो वहाँ जो इंस्टीट्यूशंस का नाम है वो नाम आप कहाँ लिखते हो, तो नाम लिखते हो एट द टॉप। जब मान लो ये इस तरीके का आर्टिकल्स है तो सबसे ऊपर में मान लो आरवीएस कॉलेज है तो सबसे ऊपर में आप हेडिंग लिखोगे आरवीएस कॉलेज, उसके बाद हेडिंग लिखोगे यहाँ पे नोटिस, फिर उस नोटिस यहाँ पे डेट लिखोगे, फिर उस नोटिस का यहाँ पे टॉपिक जो हेडिंग है वो लिखोगे और फिर यहाँ से जो अपना सारा डिटेल्ड है वो लिखना स्टार्ट कर दोगे इस तरह से। तो सबसे ऊपर में नाम लिखा जाता है आपके इंस्टीट्यूशंस का, तो एट द टॉप। अब देखो ये बहुत अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आपको 19 नंबर के लिए क्या किया है, ऊपर में एक रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। देखो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में बोला गया है राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर। आप कहाँ गए हो जी, एक बुक फेयर में गए हो। यू वेंट विथ योर फ्रेंड, यू आर गीता। अगर आप लड़की हो तो आप मानना कि आप गीता हो, अगर आप लड़के हो तो खुद को अविनाश मानना। रेफर टू द एबव लाइन्स एंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या पूछ रहा है, बोला है व्हाट शुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के लिए सुटेबल टाइटल क्या है। देखो तो बेसिकली आप बुक फेयर में गए हो, किस में गए हो, बुक फेयर में, तो इसका सुटेबल टाइटल होगा द बुक फेयर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी एक तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखो 20 नंबर पे क्या बोला है, इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। आज के समय में जो इंटरनेट जो है वो नॉलेज के लिए और रिसर्च के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जी, इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। स्टूडेंट हु विश टू डू ऑल नीड एक्सेस सो द नेट। ठीक है, इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द एबव लाइन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइटल। इसके लिए एक सुटेबल टाइटल का नाम लिखो। तो बेसिकली देखो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है तो इसका टाइटल होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 21 नंबर पे क्वेश्चन, अब एडवांस राइटिंग स्किल खत्म, अब बुक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फ्लेमिंगो और बिस्तास का। तो सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन है उसके ऑथर का नाम क्या है। मैंने इससे पहले सेट में बताया था कि आप लोग फ्लेमिंगो और बिस्तास के जो भी राइटर हैं, जो भी स्टोरी है और जो पोयम है, उनके पोएट और ऑथर का नाम जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो द लास्ट लेसन जो है उनके ऑथर का नाम क्या है, अल्फांसो डगेट नाम है। 22 नंबर पे बोला है व्हाट डिड हेमल सेड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। वो जो स्टोरी है लास्ट लेसन उसमें जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए क्या बोला। ऑप्शन ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्या उसने कहा कि फ्रेंच जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। यस सर, बिल्कुल कहा था। क्लियरेस्ट लैंग्वेज, वो बहुत ही क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। यस सर। लॉजिकल लैंग्वेज है। यस सर। तो सर ऑल ऑफ दिस, डी नंबर, उन्होंने ये सब कहा था उनके बारे में। 23 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे वेयर हैज़ साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और उसका जो फैमिली था वो कहाँ से आए थे। ये स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग की जिसकी ऑथर है एनिस जंग। इसमें उन्होंने बताया था कि दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है साहेब आलम और दूसरा है मुकेश। साहेब आलम जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का रहने वाला था और इंडिया सीमापुरी आया था। ठीक है, क्योंकि बाढ़ की वजह से उनका पूरा गांव खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया था, तो खाने के तलाश में, खाने पीने के अपने जीवन सर्वाइव करने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि साहेब जो है उसके फैमिली के साथ कहाँ से आए थे, तो वो आया था ढाका से, ऑप्शन ए। 24 नंबर में व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर्स टू। जो ऑथर हैं एनिस जंग, उन्होंने साहेब और उसके जो फ्रेंड है उनको क्या कंपेयर किया। देखो जो एनिस जंग है उन्होंने साहेब और उनको फ्रेंड को ना जस्ट लाइक ए बर्ड के रूप में कंपेयर किया, क्योंकि जिस तरीके से जो बर्ड होता है वो सुबह सुबह ही जब उठते हैं, सूरज उगता है तो चिड़ियाँ लोग बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करने लगती है, फिर खाने पीने के तलाश में अपने अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है और जैसे शाम होता है वो दोबारा अपने घोंसले के अंदर चली जाती है। वैसे ही साहेब और उसका जो फ्रेंड था वो भी सुबह सुबह कूड़े कचड़ा रेक पिकिंग के लिए, कूड़ा कचड़ा चुनने के लिए सुबह सुबह ही अपने घरों से शोरगुल करता हुआ रेक पिकिंग बैग, झोला लेकर के, थैला लेकर के, बोरा लेकर के घर से एकदम चिल्लाते हुए निकल जाता था। दिन भर कूड़ा कचड़ा चुनता था और रात को वापस, शाम को वापस अपने घर चला जाता था। तो एनिस जंग जो है उन्होंने साहेब आलम और उसके फ्रेंड को बर्ड्स के रूप में कंपेयर किया था। 25 नंबर बोला विच सिटी इज फेमस ऑफ ग्लास बेंगल्स। कौन सा सिटी जो है वो ग्लास बेंगल के लिए फेमस है, वो है फिरोजाबाद सिटी, याद रखना।
26 पे बोला व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता था। मैंने आपके फर्स्ट सेट में भी आपको बताया था जो मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है, ए मोटर मैकेनिक। 27 नंबर क्वेश्चन पे बोला है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। विलियम डगलस द डीप वाटर का स्टोरी है, ये ऑथर है विलियम डगलस। तो बोला जब विलियम डगलस अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया गए थे उस समय वो कितने साल के थे, तो लगभग वो 3 या 4 साल के थे, 3-4 साल के वो तब थे। 28 नंबर पे बोला है दोज 9 फीट्स फॉर डगलस वेयर मोर लाइक, जब विलियम डगलस YMCA स्विमिंग पूल के किनारे बैठा था और वो जो बल्की बॉय था वो जो उसको पकड़ के स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया था, तो चूंकि विलियम डगलस को तैरना बिल्कुल नहीं आता था और वो छोटा था तो वो क्या कर रहा था, जब वो जो स्विमिंग पूल के बॉटम, हालांकि वो 9 फीट ही गहरा था, लेकिन जब वो उसके बॉटम की ओर अंदर जा रहा था, डूब रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो 9 फीट है उसके लिए 90 फीट के बराबर है, 90 फीट। 9 फीट ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए कितने फीट के बराबर है, 90 फीट के बराबर है, तो आंसर सी। आगे बोला गया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 29 to 31, 29 से लेकर के 30 तक का 3 क्वेश्चन जो है इसी बेस पे है। क्वेश्चन क्या है जी, एक पैराग्राफ देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड। ये जो पोयम है ये किस पोयम का हिस्सा है जी, ये पोयम है आपका कीपिंग क्वाइट का हिस्सा है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं पब्लो नेरूडा। तो अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पे बोला गया है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट या पोएम, कौन इसके पोएट हैं, पब्लो नेरूडा, ऑप्शन ए, ठीक है। 30 नंबर पे बोला गया है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट टू द फिशरमैन टू डू, वो जो पोएट हैं वो फिशरमैन से क्या एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो इस पोएम में बताया गया है कि वो फिशरमैन से क्या एक्सेप्ट करते हैं। बोला गया है फिशरमैन, देखो यहाँ देखो बोला गया है फिशरमैन इन द कोल्ड सी कुड नॉट हार्म द वेल, वो चाहते हैं कि वो जो मछुआरे हैं वो लोग क्या करें, जो वेल मछली है उनको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, कुड नॉट हार्म द वेल, ये ऑप्शन ए। चलो 31 नंबर पे बोला है द मैन गैदरिंग सॉल्ट कुड लुक एट हिज, वो आदमी जो समुद्र किनारे जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग क्या देखें। तो देखो इस पोयम में बताया गया है कि वो लोग क्या देखें, देखो यहाँ बताया गया है कुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, अपने हाथों को देखे कि वो काम करने की वजह से कितना ज़्यादा थक गया है या कितने ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा है, हर्ट हैंड्स, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो 32 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज रिटेन बाय स्टेफन स्प्लेंडर, कौन सा पोयम है जिसको स्टेफन स्प्लेंडर ने लिखा था। तो याद रखिएगा स्टेफन स्प्लेंडर ने जो पोयम लिखा था उसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल्स इन स्लम्स, इस पोयम को स्प्लेंडर ने लिखा था। कीपिंग क्वाइट को पब्लो नेरूडा ने लिखा था, ठीक है। आगे बोला गया है 33 नंबर पे बोला गया है द पेपर सीम बॉय विथ रेड्स आई मीन्स द बॉय इज, वो लड़का जिसको देख के ऐसा लगता था कि वो चूहे का जैसा दिख रहा है, जैसे चूहे का आँख बहुत ही ज़्यादा अपने से चेहरा से बाहर आ जाता है और चूहा का आँख बहुत ही कमज़ोर रहता है और वो खाने पीने का तलाश में इधर उधर जैसे चूहा देखता है, वैसे ही स्लम एरिया में जो एक बच्चा था उसको बिल्कुल देख के ऐसा ही लग रहा था कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला था, कमज़ोर था, भूखा था और खाने पीने के तलाश में इधर उधर देख रहा था। तो इसका आंसर होगा बी, थिंक हंग्री एंड वीक। 34 में बोला द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, ये कमला दास जो है इन्होंने जो पोएट है कमला दास, उन्होंने जो पोयम लिखा था उनका नाम है माई मदर एट 66, ठीक है। तो बोला है कि कमला दास जो है वो ड्राइव करते हुए कहाँ से ड्राइव करके जा रही थी, पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स होम से कोच्चिन एयरपोर्ट के लिए निकली थी वो। 35 हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। तो देखो टाइगर किंग जो थे वो प्रतिबंधापुरम के महाराजा थे, तो ऑप्शन ए द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। 36 नंबर पे बोला गया है इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न, बोला गया है वो जो टाइगर किंग जो था उनका जो प्रिंस था उनका जन्म कौन से समय में हुआ था। तो देखो टाइगर किंग का जो जन्म हुआ था मतलब कौन से राशि में हुआ था, वो राशि वो था बुल राशि, इसीलिए उन्हें जो था वो टाइगर से सबसे ज़्यादा खतरा था, तो बुल राशि में हुआ था। 37 नंबर पे बोला गया है हाउ मैनी टाइम जोन डिड टिसानी डोसी क्रॉस, टिसानी डोसी जो है उन्होंने जो पोयम लिखा है उसका नाम है उनका जो है वो नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द
अर्थ। और उन्होंने बताया था कि जब वो अंटार्कटिका के लिए इंडिया मद्रास से निकली थी, तो जब वो अंटार्कटिका के लिए गई थी तो उन्होंने 9 टाइम जोन, कितने टाइम जोन, 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट और 3 ओशियन को उन्होंने कवर किया था, पार किया था। इसके बाद जो थे उन अंटार्कटिका वो पहुंची थी। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो कितने टाइम जोन को उन्होंने क्रॉस किया था। तो कितने टाइम जोन क्रॉस किया था जी, 9 टाइम जोन को उन्होंने क्रॉस किया था। 38 में बोला विच प्रोग्राम्स वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा जो है वो कौन सा प्रोग्राम को लीड किया जाता था। तो उनके द्वारा जो प्रोग्राम लीड किया जाता था उनका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, यही प्रोग्राम के द्वारा ही तो जो हाई स्कूल के स्टूडेंट होते थे वो अंटार्कटिका जाया करते थे। 39 पे बोला गया है हु वाज डॉक्टर सडाव, ये जो डॉक्टर सडाव का जो जिक्र होता है ये स्टोरी है द एनिमी, जिसके ऑथर हैं पर्ल एस बर्ग। तो बोला गया है जो ऑथर डॉक्टर सडाव थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सडाव एक जापानीज डॉक्टर थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोला गया है वेयर डिड डॉक्टर सडाव मीट हाना, डॉक्टर सडाव जो थे वो हाना से कहाँ मिला था। क्योंकि डॉक्टर सडाव जो था वो मेडिसिन और डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका गया था, तो वहीं उन्होंने अमेरिका में ही उनकी मुलाकात क्या हुई थी, किनसे हुई थी, हाना से। हाना से उनको लव हुआ था, आगे जाके दोनों ने शादी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है अमेरिका। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नए सेट के साथ। तब तक अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। बाय, टेक केयर।